आज हम आए हैं यहाँ गोपाली में देवन से 5 किलोमीटर दूर, और हम सब के लिए बेहद खुशी का मौका है। बहुत ही खुशी का मौका है क्योंकि यहाँ भाई अयान ने बहुत अच्छा स्कोर किया है नीट में, और इनका स्कोर है 695 आउट ऑफ 720। ये बहुत अच्छा स्कोर है, और सबसे खुशी की बात यह है कि इनको अभी एम्स ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में इनका एडमिशन हो गया है। तो बहुत ही खुशी का मौका है, और इसी खुशी को बांटने के लिए हम आए हैं अयान के घर। और यहाँ अयान के पापा भी हैं, सलीम साहब, और अयान के मामा जी भी हैं, फैसल साहब, और हमारे साथ हैं प्रिंसिपल आर्किटेक्ट सालिम भाई, ये भी गोपाली से ही हैं। तो ये इस खुशी को बांटने के लिए यहाँ सभी लोग इसमें उनकी इस खुशी में शरीक हुए हैं। तो हम पूछते हैं अयान से कि ये जो इतनी बड़ी खुशी है, इतनी बड़ी कामयाबी मिली है, आपने 695 स्कोर किया है। अभी तक मैं जितने स्टूडेंट से मिला हूँ सहारनपुर में, उत्तराखंड में, यूपी में, दिल्ली में, तो उसमें सबसे हाईएस्ट स्कोर है 695। अयान आपका बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी सलीम साहब बहुत मुबारक हो, मामा जी आपको भी बहुत मुबारक हो। और ये इतना अच्छा स्कोर है, और एम्स अपना ऑल ओवर इंडिया में नहीं, वर्ल्ड में एक नाम है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का। तो उसमें एडमिशन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत 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 मुबारक हो। कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अभी तो, बहुत ही खुशी हो रही है, एंड फैमिली मतलब बहुत खुश है मेरी। तो आई एम फीलिंग वेरी मच हैप्पी। गुड। तो हमारी दुआ है कि भाई आपको और भी कामयाबी मिले, आप बहुत अच्छे डॉक्टर बने, आपके जो भी एम्स हैं, जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें सब में आपको कामयाबी मिले। तो अयान साहब, आप टॉपर हैं, टॉपर्स में से हैं आप, बहुत अच्छा स्कोर है। क्या ऐसी स्ट्रेटेजी थी, क्या प्लानिंग थी आपकी, किस तरह तैयारी, किस तरह पढ़ाई करते थे आप? जी, मेरा रोज का जो रूटीन था वो मैं अराउंड 10 to 12 आवर्स स्टडी करता था। एंड कंसिस्टेंसी हमें रखनी है, रोज रोज हमें पढ़ना, ये नहीं कि एक दिन छोड़ दिया दूसरे दिन नहीं पढ़ा। तो रोज का रोज हमें पढ़ना है। एंड और हमें एक शेड्यूल बनाना है सही से, ये नहीं कि सुबह में नहीं पढ़ रहे फिर शाम को पढ़ रहे हैं, ऐसे नहीं करना। कंसिस्टेंसी रखनी है, एंड हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है मतलब अच्छा स्कोर लाने के लिए। सो आई विल सजेस्ट यू कि आप कंसिस्टेंसी रखें एंड हार्ड वर्क करें, तो यू विल सक्सीड इन योर। बहुत अच्छी बात है। अगर टॉपर हैं तो उनकी एक डिफरेंट स्ट्रेटेजी रहती है। अयान का कहना है कि उन्होंने एक प्लानिंग और एक स्ट्रेटेजी, कंसिस्टेंट हार्डवर्क किया, लगातार वो मेहनत करते रहे, और एक रूटीन। और कभी भी उनका कहना ये है कि ऐसा नहीं है कि आप एक दिन पढ़े कि नहीं, लगातार आपको मेहनत करनी है। एक शेड्यूल, एक टाइम टेबल बना के पढ़ना है। किस तरह से टाइम टेबल बनाते थे आप? डेली रूटीन क्या रहता था? जी, मैं सुबह में उठता था, तो ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद अराउंड 9 o'clock से 1 o'clock तक मैं पढ़ता था कंटिन्यूसली। बीच में थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का गैप, उसके बाद मैं लंच वगैरह करके शाम को 4 to 8 मेरी स्टडी का वो रहता था रूटीन। एंड उसके बाद डिनर करता था मैं, और फिर रात में मैं अराउंड 1 o'clock तक मैं पढ़ता था, क्योंकि मैं आई वॉज नाइट आउट, तो मैं रात तक पढ़ता था। एंड सो इस तरह से मेरा रूटीन था। बहुत अच्छा। टॉपर्स का भी देखिए एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि बिल्कुल उनका एक रेगुलर जो है डिसिप्लिन है, उनकी हर एक चीज में डिसिप्लिन देखने को मिला। एक जो कंसिस्टेंट हार्ड वर्क का जो एक पैटर्न है वो भी मिल रहा है, और एक प्लानिंग है उसमें, हर चीज में, उनके जागने में, सोने में, उनके डेली रूटीन में, और उनके जो रोज का जो उनका पढ़ने का एक तरीका है। तो ये सब स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि जो भी प्रिपेयर कर रहे हैं कि अपने डेली पढ़ें, वो थोड़ा थोड़ा सभी सब्जेक्ट्स को पढ़ें, और कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, और हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है। मेहनत करें, मेहनत से कुछ भी, कितने भी बड़े टारगेट को अचीव किया जा सकता है, और ये साबित किया है यहाँ अयान साहब ने। बहुत अच्छा स्कोर किया है, 695 आउट ऑफ 720। तो अयान, सब्जेक्ट मटेरियल्स के बारे में आप क्या कहेंगे? कौन सी बुक पढ़ते थे आप, और कौन सी बुक पढ़नी चाहिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं करना, उसकी मल्टीपल रीडिंग्स करनी पड़ेगी एनसीईआरटी की, क्योंकि किसी भी लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप एनसीईआरटी को प्राइम फोकस पे रखें। उसके बाद जो भी आप कोचिंग वगैरह अगर आप कोई लेते हैं तो वहाँ के मॉड्यूल्स वगैरह हैं, तो उस पर आप फोकस करिए। तो अगर सब्जेक्ट वाइज अगर मैं आप लोगों को बताऊं, तो सब्जेक्ट वाइज बायोलॉजी में आई यूज टू फोकस मोस्टली ऑन एनसीईआरटी। सो एनसीईआरटी पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस था, एंड लाइन बाय लाइन में उसको रीड करता था।
मल्टीपल मैंने अराउंड 7 to 8 रिविजन किए थे एनसीईआरटी की बायोलॉजी के। और फिजिक्स जो है, फिजिक्स में क्वेश्चंस प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन जितनी ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो उतना ज़्यादा आपको वो सही लगेगा एंड आपको पता चलेगा कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं। एंड केमिस्ट्री के लिए आई विल सजेस्ट यू कि एनसीईआरटी और कोचिंग मॉड्यूल दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस दे, क्योंकि उसमें बाहर से भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा मैसेज यहाँ से भी मिल रहा है, जैसे कि दूसरे स्टूडेंट्स ने बताया कि कैसे हमें सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी चाहिए। तो उसमें अयान का कहना है कि उन्होंने जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है उसमें एनसीईआरटी की बुक्स को 7 and 8 टाइम्स उसकी स्टडी की, 7 and 8 टाइम्स उन्होंने बायोलॉजी की किताबों को पढ़ा। और यही फीडबैक हमें दूसरे टॉपर से भी मिला है कि हम अपने सब्जेक्ट्स की बुक्स को अच्छे से पढ़ना चाहिए। और ये एनसीईआरटी बेस्ड होता है, जो आपका बायोलॉजी की जो बुक्स है उसमें से ही मैक्सिमम सिलेबस आ रहा है। और अयान का कहना है कि फिजिक्स में उन्होंने न्यूमेरिकल एनालिसिस पे जोर दिया, और न्यूमेरिकल एनालिसिस क्योंकि न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे मेन वो रहता है, इसमें आप एनसीईआरटी प्लस जो कोचिंग मॉड्यूल्स हैं उसको भी प्रेफरेंस देना चाहिए। जो भी आप करने जा रहे हैं, जो भी कोचिंग है ऑनलाइन ऑफलाइन वो करते हैं। केमिस्ट्री में भी इनका यही कहना है कि एनसीईआरटी प्लस जो अदर आपकी वो है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो सामने आ रही है वो यही है कि एनसीईआरटी की बुक वेरी इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी की बुक्स को अच्छे से पढ़िए, सेल्फ स्टडी अप्रोच। और ये जो इन्होंने बताया कि कोचिंग प्लस उसको प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ कोचिंग भी तभी हो पाएगा जब आपने सेल्फ स्टडी की है, अपनी बुक को, एनसीईआरटी की बुक्स को अच्छे से पढ़ा है और एक रूटीन टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ा है। तो ये जो इनकी सेल्फ स्टडी और स्मार्ट स्टडी अप्रोच कहूंगा मैं इसको, ये जो स्मार्ट स्टडी अप्रोच है इससे इन्होंने ये 695 मार्क्स इनके आए हैं और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो अयान साहब, आप ऑनलाइन कोचिंग ऑफलाइन कोचिंग के बारे में क्या कहेंगे? कौन सी कोचिंग ज्वाइन की आपने? पहले सेल्फ स्टडी प्लस ऑनलाइन ये कोचिंग है उसके बारे में व्हाट इज योर ओपिनियन? एक्चुअली स्टार्टिंग में कोविड से पहले तो मेरा ऑफलाइन ही चल रहा था, सेल्फ स्टडी चल रही थी मेरी। एंड उसके बाद जब कोविड आया तो मैंने ऑनलाइन कोचिंग में मैं शिफ्ट हो गया। लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन कोचिंग सही नहीं रहता, लेकिन मेरे लिए बहुत टाइम सेव होता था, क्योंकि आने जाने में जो टाइम लगता था वो सेव होता था उसमें ऑनलाइन कोचिंग में। तो मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट मिला ऑनलाइन कोचिंग का। तो मेरे हिसाब से दोनों बोथ कोचिंग्स आर गुड। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो यही है कि जैसे इन्होंने बताया कि कोविड था, जब ये इन्होंने प्रिपरेशन के उसमें थे तो कोविड में इन्होंने सेल्फ स्टडी किया। और सेल्फ स्टडी करने के बाद जब इन्हें लगा कि अभी इनके कुछ प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करना है, तो इन्होंने ऑनलाइन ज्वाइन कर लिया। उससे इनका जो आप इधर कोचिंग में आने जाने का टाइम था वो बचता था। तो देखिए टॉपर का एक वो भी है कि हाउ टू सेव द टाइम को कैसे बचाना है, अपने टाइम को प्रॉपर यूटिलाइज कैसे करना है, अपने जो रिसोर्सेज हमें मिले हैं, मोबाइल हैं, जो दूसरी चीजें हैं, जो फैसिलिटी हमारे घर वालों ने हमें दी है, उन्हें प्रॉपर कैसे यूटिलाइज करना है। तो यही टॉपर से हमें एक मैसेज मिला है कि उन्होंने इनको अच्छे से अपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज किया है, टाइम को सही से बेटर टाइम स्ट्रेटेजी वो की है, और तभी ये टॉपर हैं, तभी इतना अच्छा स्कोर हुआ है। दूसरे स्टूडेंट्स के लिए भी एक बहुत अच्छा मैसेज है। तो अयान साहब, एक और क्वेश्चन है कि जब आप एंट्रेंस का दिन जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने तैयारी की, सब कुछ किया, कोचिंग भी की, पढ़ाई की, अब आप जिस दिन एग्जाम देने जाते हैं वो जो उस वक्त जो आपकी स्ट्रेटेजी थी वो क्या थी? किस तरह से आपने स्ट्रेटेजी बनाई? तो एक्चुअली एक रात पहले तो मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में था, बहुत टेंस था मैं, क्योंकि एग्ज़ाम का फियर था बहुत ज़्यादा कि कल क्या होगा। तो लेकिन मैं आई विल सजेस्ट यू कि आप ऐसा बिल्कुल ना सोचें एग्ज़ाम के बारे में एक दिन पहले। अगर आप उसके बारे में सोचेंगे तो आप बहुत ज़्यादा टेंस हो जाएंगे और फिर मतलब आपको लगेगा कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ। तो उसके बारे में सोचना नहीं है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है रात में आपको आराम से एकदम। फिर सुबह में आराम से आप उठें, फ्रेश में आराम से, एंड एग्ज़ाम के लिए जाएँ बिना कोई टेंशन लिए, एंड एवरीथिंग विल बी फाइन। तो ठीक है, उस जब पेपर था, आप जब पेपर सॉल्व कर रहे थे तो आपने किस पेपर को कैसे सॉल्व किया? पहले किसे किया बायोलॉजी? उस टाइम में जो आपको वो जो टाइम मिला है एंट्रेंस का, उसमें आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की क्या स्ट्रेटेजी? तो सबसे पहले तो मैंने बायोलॉजी अटेम्प्ट किया था। तो बायोलॉजी को मैंने स्टार्ट किया, अराउंड 1 आवर में मेरी बायोलॉजी फिनिश हो गई थी, क्योंकि इस साल बायोलॉजी थोड़ी डिफिकल्ट आई थी। और उसके बाद मैं केमिस्ट्री पे गया, केमिस्ट्री भी थोड़ी डिफिकल्टी थी इस साल, तो अराउंड 45 to 1 आवर लग गया था मेरा उसमें। एंड जो बाकी जो टाइम बचा था वो मैंने फिजिक्स में डिवोट कर दिया, क्योंकि फिजिक्स में थोड़े न्यूमेरिकल्स आते हैं जो थोड़े डिफिकल्ट पड़ जाते हैं, तो उसमें थोड़ा मेरा टाइम चला गया। एंड दिस इज हाउ आई मैनेज। और मैंने जो OMR थी वो साथ के साथ ही मार्क की थी, एंड के लिए नहीं छोड़ा। गुड।
तो देखिए ये कितना अच्छा मैसेज है, ये भी सिमिलर पैटर्न है टॉपर्स का, जितने भी टॉपर्स से हम मिले हैं कि आपने पहले वो सब्जेक्ट किया बायोलॉजी। बायोलॉजी जो है अमूमन ज़्यादा अच्छा होता है जो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं, बायोलॉजी के स्टूडेंट रहे होते हैं। तो बायोलॉजी को उन्होंने फर्स्ट अटेम्प्ट पहले किया, उसके बाद केमिस्ट्री को किया, और उसके बाद क्योंकि न्यूमेरिकल होते हैं फिजिक्स में उसको किया, और ये साथ के साथ अपना ओमआर सीट को भरते चले गए। तो ये एक पैटर्न है, और इन्होंने उस प्रॉपर जो टाइम था एग्जामिनेशन का उसमें एक स्ट्रेटेजी बना के उससे पहले रिवीजन और प्रैक्टिस इन्होंने इसी तरह से किया हुआ था, और इस तरह से इनको 695 मार्क्स लाने में मदद मिली। तो ये अभी आप टॉपर रहे हैं, 695 मार्क्स हैं, एडमिशन भी आपका हो गया है ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में। अब आगे आपका क्या गोल है? आगे मेरा एक गोल है कि मैं एक अच्छा डॉक्टर बनूं एंड आई विल सर्व माय कंट्री एज मच एज पॉसिबल। सो बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा मैसेज है कि आप, हमारी दुआएं हैं, हम सबकी दुआएं हैं कि भाई आप अच्छे डॉक्टर बने, अपने गांव का, अपने गोपाली का, अपने देवबंद का, सहारनपुर का, अपने उत्तर प्रदेश का, पूरे हिंदुस्तान का नाम आप पूरी दुनिया में रोशन करें, ये हमारी दुआएं हैं। तो बस अब ये बताइए कि दूसरे स्टूडेंट्स को के लिए आपका क्या मैसेज है, उन्हें क्या करना चाहिए? आप अचीवर्स हैं, आप टॉपर हैं, प्लीज। तो मेरा मैसेज ये रहेगा कि आप लोग कंसिस्टेंट रहें अपने उसमें, हार्ड वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फैमिली का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा था मेरे साथ। तो मेरा बस सजेशन ये है कि आप हार्ड वर्क करें एंड कंसिस्टेंट रहें एंड यू विल श्योरली सक्सीड। बहुत अच्छा मैसेज है, कंसिस्टेंसी, हार्ड वर्क ये बहुत जरूरी है लाइफ में, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। टॉपर्स हैं तो उनके लाइफ में एक डिसिप्लिन रहा है, हर चीज की एक स्ट्रेटेजी प्लानिंग से करते हैं, वो सोने का, जागने का, सब उनका वक्त एक ऐसे है कि उनमें हर चीज में एक पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छा मैसेज यहाँ से मिला है। और अयान जो है वो थ्रू आउट टॉपर रहे हैं, 10th में इनके 97% मार्क्स थे और 12th में इनके 95% मार्क्स थे, और इन्होंने कई स्कॉलरशिप के एग्जामिनेशन को भी क्वालिफाई किया है, नेशनल स्कॉलरशिप इनको मिले हैं, और ये बहुत ही बड़ा अचीवमेंट है। तो अयान साहब, सब्जेक्ट वाइज जो आपका सब्जेक्ट की जो आपने थोड़ा सा इलेबोरेट कीजिए, सब्जेक्ट वाइज कैसे आपने स्टडी की बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, हर एक सब्जेक्ट के बारे में, बिकॉज यू आर टॉपर। तो हम हर सब्जेक्ट पे आपसे बात करना चाहेंगे कि आपने पहले बायोलॉजी से शुरू करते हैं कि बायोलॉजी को कैसे। तो बायोलॉजी में एक्चुअली दो पार्ट होते हैं, जूलॉजी एंड बॉटनी। तो जूलॉजी में ये बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, कंसेप्चुअल चैप्टर होते हैं, जैसे आई विल टेल यू लाइक इवोल्यूशन हो गया, एंड 2-3 चैप्टर्स हैं, ये बहुत कंसेप्चुअल है और इनके अंडरस्टैंडिंग आपको बिल्ड करनी पड़ेगी, इसमें मेमोराइजेशन वाला पार्ट इतना है नहीं। और जो बाकी चैप्टर्स हो गए जैसे एनिमल किंगडम हो गया एंड मॉर्फोलॉजी हो गया एंड तो इन सब चैप्टर्स में मेमोराइजेशन वाला पार्ट बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आपको आई विल सजेस्ट यू कि आप कुछ चार्ट्स वगैरह बना लें जिसमें आप कुछ टॉपिक्स लिख लेंगे और उनको सामने चिपका लें स्टडी टेबल के सामने, जहाँ से आप उसको रोज़ रोज़ डेली रिवाइज करोगे तो आपको वो मगअप हो जाएंगे। एंड फिर हम चलते हैं बॉटनी पे। तो बॉटनी जो है उसमें जो प्लांट फिजियोलॉजी है वो बहुत ही कंसेप्चुअल है, उसको आपको समझना पड़ेगा। जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूं तो रेस्पिरेशन एक चैप्टर है रेस्पिरेशन वाला, उसके अंदर साइकिल्स को आपको समझना पड़ेगा। अगर आपको उसको याद करना है तो आपको सेम ही चीज़ करनी पड़ेगी, आपको चार्ट बनाने हैं, उसको सामने चिपकाना है, उसको फिर डेली रूटीन में रिवाइज करना है। उससे क्या होगा, आपको जब डेली रिवाइज करेंगे तो आपको मॉक टेस्ट में भी क्वेश्चन अटेम्प्टिंग बहुत ईजी हो जाएगी एंड यू विल एबल टू रिकलेक्ट देम एट द टाइम ऑफ एग्जाम। तो इस तरह से मैं अपना बायोलॉजी को, जूलॉजी एंड बॉटनी को आपने किया। एंड एनसीईआरटी की मल्टीपल रीडिंग्स करिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी को मैंने, जैसे मैंने आपको बताया कि अराउंड 8 टाइम्स मैंने एनसीईआरटी को पढ़ा था। बाकी मॉड्यूल्स को भी आप रेफर कर सकते हैं, लेकिन मेरी प्राइम फोकस जो है वो एनसीईआरटी पे रखना है आपको। तो इस तरह से मैंने अपनी बायोलॉजी को कवर किया। और केमिस्ट्री में जैसे आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, फिजिकल केमिस्ट्री है जी, उसके बारे में थोड़ा सा एलैबोरेट। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री पे चलते हैं। तो फिजिकल केमिस्ट्री जो है मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है फिजिक्स टाइप ही है, फिजिक्स की तरह ही है सारा। तो उसमें न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो आपको उसमें जितने भी फॉर्मूलाज वगैरह हैं वो आपके फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, तो आप उसको एकदम सही से फॉर्मूलाज को सही से पढ़ लें। प्लस उसमें कुछ थ्योरी वाले टॉपिक्स भी दे रखे हैं फिजिकल केमिस्ट्री में, तो उनको आप एनसीईआरटी से ही पढ़ें। बाकी किसी मॉड्यूल पे जाएंगे तो वहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आप उसको एनसीईआरटी से पढ़िए। एंड उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी है फिजिकल केमिस्ट्री में, क्योंकि न्यूमेरिकल्स बहुत आते हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। फिर हम चलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में
बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल टॉपिक है एंड उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा आपको। जैसे रिएक्शंस वगैरह सब इंटरलिंक्ड होते हैं। क्लास 11th की इनऑर्गेनिक जो है उसमें आखिरी में 2 चैप्टर्स हैं, हाइड्रोकार्बन हो गया एंड सम प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये जो है बेसिस होते हैं ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो इस तरह से आपको इन दोनों चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना है, तब आप 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझ पाएंगे। तो मैंने इस तरह से अपनी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को किया था एंड आपको इसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस है उसमें कनेक्टेड रिएक्शंस होते हैं। जो लोग नीट की तैयारी कर रहे हैं वो समझ पाएंगे। कनेक्टेड रिएक्शंस वाले क्वेश्चन जो होते हैं उनको पे ज़्यादा फोकस करिए। उससे क्या होगा कि आप जितने भी रिएक्शंस आपने पढ़े हैं वो आपके रिवाइज हो जाएंगे एंड आप उनको फिर सही से याद कर पाओगे। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से केमिस्ट्री को ये प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी को एलैबोरेट किया है यार ने कि कैसे हमें ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल केमिस्ट्री की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो ये जो स्टूडेंट्स प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन किया है। और फिजिक्स के लिए फिजिक्स बहुत सारे मतलब ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट को बहुत डिफिकल्ट लगती है जो फिजिक्स है। तो मुझे स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्ट लगा था। तो मैंने सबसे ज़्यादा फोकस जो किया था वो स्टार्टिंग में थ्योरी पे किया था। लेकिन स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो डायरेक्टली क्वेश्चन पे जंप करते हैं, तो उनसे वो क्वेश्चन फिर बनते नहीं है और वो सोचते हैं कि फिजिक्स बहुत टफ है। तो आपको थ्योरी को सही से पढ़ना है, एकदम क्लियरली सही से अंडरस्टैंड करना है। फॉर्मूलाज, जितने भी फॉर्मूलाज हैं उनको सही से याद करना है, तब आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस पे जाना है। एंड मेरा सजेशन यही रहेगा कि आप थोड़े हाई लेवल पे जाएं फिजिक्स में, क्योंकि नीट की फिजिक्स हालांकि बहुत ईजी आती है, लेकिन अगर आप थोड़ा हाई लेवल पे प्रिपेयर करोगे तो नीट आपके लिए ईजी पड़ेगा। तो ये मेरा सजेशन रहेगा। और एनसीईआरटी आपको फिजिक्स की नेगलेक्ट नहीं करनी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं वो एनसीईआरटी को नेगलेक्ट कर देते हैं फिजिक्स की। तो उस पर बहुत फोकस करना है एनसीईआरटी के, क्योंकि कई बार स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे इस साल आए थे बहुत सारे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, तो आपको एनसीईआरटी फिजिक्स की सही से पढ़नी है। बहुत ही अच्छे से अयान ने बताया है कि हमें सब्जेक्ट वाइज और उसमें टॉपिक वाइज इन्होंने बताया कि किस तरह से हमें पढ़ाई करनी है, किस तरह से हमें अपने सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना है। जैसे कि फिजिक्स में इन्होंने बताया कि इस बार स्टेटमेंट वाइज बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, तो हमें एनसीईआरटी की बुक्स को कहीं भी इग्नोर नहीं करना है। एनसीईआरटी पहले हमें सबसे पहले एनसीईआरटी को स्ट्रॉन्ग करना है, फंडामेंटल बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना है। ये हर सब्जेक्ट में, चाहे वो बायोलॉजी हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, तीनों सब्जेक्ट में हमें एनसीईआरटी की बुक्स पे कमांड करनी है। उसके बाद जैसे इन्होंने बताया कि आप हाई लेवल क्वेश्चंस पे भी जाएं, उससे आपको क्लियर करने में और फिर स्कोर करने में मदद मिलती है कि आप टॉपर्स में आते हैं। जैसे इनकी जो स्ट्रेटेजी रही है कि इन्होंने हाई लेवल जो क्वेश्चंस हैं उनको भी चेक किया, उनको भी सॉल्व करके देखा, उनका भी रिवीजन प्रैक्टिस किया, उसी से 695% मार्क्स आए, 695 मार्क्स आए आउट ऑफ 720। तो ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज हमें कैसे प्रिपेयर करना है, बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को और फिजिक्स को। बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से आपने बताया है। ये हम उम्मीद करते हैं कि जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं उनको काफ़ी हेल्प। तो अयान साहब, आपने बहुत सारे स्कॉलरशिप के एग्ज़ाम भी पास किए हैं, तो और अपनी इस सक्सेस जर्नी के बारे में और बताइए। और जैसे आपने बताया कि आपके पास 12th में मैथमेटिक्स भी था और बायोलॉजी भी थी, क्या आपने कोई और भी एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं? जी, मैंने जेई का एग्ज़ाम दिया था, जेई मेंस। तो उसमें मेरी 99.47 परसेंटाइल आए थे। जी मेंस में भी 99.4 परसेंटाइल, वेरी गुड। एंड सीयूईटी का एग्ज़ाम होता है, यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम, वो ही मैंने क्लियर किया, क्वालिफाई किया। उसमें हर सब्जेक्ट में मेरे 99.5 परसेंटाइल के अराउंड। क्या बात है, रियल ऑलराउंडर हैं यार। बहुत अच्छा इनका स्कोर रहा है। अभी तक मैं इस तरह का जितने भी स्टूडेंट्स से मिला हूँ उसमें एक यूनिक टॉपर मिले हैं हमें, और इनकी हर एक बात में एक डिसिप्लिन है, एक बहुत अच्छा मैसेज हमें मिला है। ये देखिए, इन्होंने इनके पापा ने भी यही बताया कि इनका इंटरेस्ट नीट था, तो नीट में तो इन्होंने 695 स्कोर किए ही हैं। जी मेंस में भी ये अपीयर हुए थे, तो उसमें भी इनका 99.4 स्कोर रहा है जी मेंस में भी। और सीवेट में भी ये सब्जेक्ट वाइज होता है, तो उसमें भी इन्होंने सभी सब्जेक्ट में 95 स्कोर किया है। रियल टॉपर हैं आप, बहुत अच्छा। ये हमने जिन भी अभी तक जहाँ भी हम गए हैं, जिस भी स्टूडेंट से मिले हैं, उसमें रियली आपका ये जो सब्जेक्ट पे जो आपकी कमांड है, जो बेसिक्स पे, फंडामेंटल्स पे जो कमांड है, ये उसका रिजल्ट है कि आपने जो भी कंपटीशन में बैठे हैं उसमें आपने स्कोर किया है। जी मेंस में 99.9 स्कोर है आपका, और सीवेट में अब सभी सब्जेक्ट में अब 95 है। नीट में
आपका 695 है। इसके अलावा आपने कई नेशनल ऑल इंडिया लेवल पे आपने स्कॉलरशिप मिल रही है आपको, और बहुत ही अच्छा ये आपका जो कंसिस्टेंट और जो आपने बताया कि कंसिस्टेंसी होनी चाहिए स्टडी में, और जो हार्ड वर्क का जो आपका ये डिसिप्लिन है आपका पूरी स्ट्रेटेजी में, उससे आप हर जगह हर टेस्ट में भी, स्कॉलरशिप में भी, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी, और जो कॉलेज एग्जामिनेशन में भी, उसमें भी आप 10th में आपके 97 और 12th में 95.4% मार्क्स। तो ये बहुत ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। ये सभी अचीवमेंट्स हैं, मल्टीपल अचीवमेंट्स हैं। इन सब के लिए बहुत बहुत आपको मुबारकबाद, आपकी पूरी फैमिली को, सभी को। तो अयान साहब के पापा भी यहाँ पे हैं। बच्चों की कामयाबी में उनके रिश्तेदारों का, भाई का, बहन का, सबका बहुत बड़ा रोल होता है, पेरेंट्स का खासकर बहुत बड़ा रोल होता है। तो अयान साहब के पापा भी यहाँ पे हैं, सलीम साहब, बहुत बहुत मुबारक हो। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी आपके बच्चों को मिली है। क्या सपोर्ट रहा आपका थ्रूआउट इनके साथ? बहुत बड़ी कामयाबी है आपका भी इसमें। मैं ये कहना चाहूँगा कि फैमिली बच्चों को हम बस मॉनिटर करें अपने कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम मोटिवेट करते रहे, और जो उनको जितना फैसिलिटी हम दे सकते हैं वो हम उनको टाइम टू टाइम देते रहें। और इंशाल्लाह हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है किसी बच्चे की सक्सेस के लिए। और मेरा यही सजेशन है सारे पेरेंट्स को कि बच्चे की मॉनिटरिंग और उसको मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। तो जैसे अभी मैं देख रहा था कि बहुत सारे अवार्ड्स में मिले, उनके कुछ बारे में बताइए, उनकी शुरू की स्टडी के बारे में थोड़ा सा अयान की। एक्चुअली इसका जो चेंजिंग था एजुकेशन को लेके, मैं पोस्टिंग किया बेंगलोर, तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। मैं यहाँ पे 2016 में गया वहाँ पे, तो ये 7th में वहाँ पे गया, तो वहाँ KVT में गया ये। तो वहाँ साइंटिस्ट के सारे बच्चे थे मैक्सिमम, तो उनको देख के बहुत कम्प्लीटिव हो गया। ये स्टार्टिंग से बहुत कम्प्लीटिव था, मतलब इसको बच्चे चाहिए थे अपने लेवल के, इस टाइप के। तो वहाँ पे गया तो उसमें बहुत ड्रास्टिक चेंज आया। अच्छा। तो फिर इसने 9th में जैसे आया, फिर NTSC एग्जाम होता है, NTSC स्कॉलर, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, उसने वो क्वालिफाई किया। ये ऑल इंडिया लेवल पे होता है नेशनल? हाँ जी, मतलब 1000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं पूरे ऑल इंडिया से। तो उसमें इसका सिलेक्शन हुआ 10th में। फिर 10th में इसने 97% स्कोर किया। 10th में 97% जी। फिर 11th में एक एग्जाम होता है किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना, वो भी अपना इंडियन गवर्नमेंट कंडक्ट करती है, इंडियन गवर्नमेंट का होता है, और उसमें भी 1000 बच्चे सिलेक्ट होते हैं। उसमें भी इनका स्कोर किया उसमें सेलेक्ट हुआ 11th में। तो उसके खैर इसका लाइन मेडिकल था, तो मैंने उधर नहीं भेजा। उसमें क्या होता है कि आपका बच्चा IISc बेंगलोर में ज्वाइन करता है, बिल्कुल सही बात, और वहाँ से भी वो साइंटिस्ट के लिए वो जाता है। लेकिन मैं उसका फील्ड वो नहीं था, तो मेडिकल में इसका इंटरेस्ट था, तो मैंने मेडिकल की तैयारी की। और मेरा तो सपोर्ट बस यही रहा कि इसका टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करना, इसको मोटिवेट करना, और बस मेरा यही रहा। और इंशाल्लाह ये दूसरे बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं? सबसे बड़ी बात तो ये मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे सलीम साहब ने बताया कि इन्होंने अयान ने कई सारे और एग्जामिनेशन, कई टेस्ट को क्वालिफाई किया था, लेकिन क्योंकि इनका इंटरेस्ट मेडिकल में जाना था, तो पापा ने उन्हें फोर्स नहीं किया कि आप साइंस में जाए या किसी दूसरी ब्रांच में जाए। इन्होंने उनको उसमें रहने दिया, लेकिन दूसरे एंट्रेंस में भी, दूसरी चीजों में भी अपियर होते रहे, और वहां भी स्कोर किया, और उसमें भी इन्होंने जो है क्वालिफाई किया, कहीं नेशनल स्कॉलरशिप इन्हें मिली। और पापा ने इनको जो मेडिकल की इनका इंटरेस्ट था उसमें सपोर्ट किया, और उसी की वजह से आज 695 मार्क्स आए हैं। घर वालों का भी बहुत सपोर्ट होता है। तो सलीम साहब, दूसरे बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज ये है कि देखो, अगर हार्ड वर्क, कंसिस्टेंसी ये बहुत ज़रूरी है। और सारे पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों का की मॉनिटरिंग रखे, उनको मोटिवेट करें टाइम टू टाइम, इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी। बहुत अच्छा मैसेज है। सलीम साहब ने भी यही कहा है कि हमें अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, उनका जो इंटरेस्ट है उसमें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें जो फैसिलिटी चाहिए वो उनको। और मेरा तो सपोर्ट बस यही रहा कि इसका टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करना, इसको मोटिवेट करना, और बस मेरा यही रहा। और इंशाल्लाह ये दूसरे बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है, जो दूसरे स्टूडेंट्स हैं? सबसे बड़ी बात तो ये मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे सलीम साहब ने बताया कि अयान ने कई सारे और एग्जामिनेशन, कई टेस्ट को क्वालिफाई किया था, लेकिन क्योंकि इनका इंटरेस्ट मेडिकल में जाना था, तो पापा ने उन्हें फोर्स नहीं किया कि आप साइंस में जाए या किसी दूसरी ब्रांच में जाए। इन्होंने उनको उसमें रहने दिया, लेकिन दूसरे एंट्रेंस में भी, दूसरी चीजों में भी अपियर होते रहे, और वहां भी स्कोर किया, और उसमें भी इन्होंने जो है क्वालिफाई किया, कहीं नेशनल स्कॉलरशिप इन्हें मिली। और पापा ने इनको जो मेडिकल की इनका इंटरेस्ट था उसमें सपोर्ट किया,
और उसी की वजह से आज 695 मार्क्स आए हैं। घर वालों का भी बहुत सपोर्ट होता है। तो सलीम साहब, दूसरे बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है? मेरा मैसेज ये है कि देखो, अगर हार्डवर्क, कंसिस्टेंसी ये बहुत ज़रूरी है। और सारे पेरेंट्स को मैं ये कहना चाहूँगा कि बच्चों का की मॉनिटरिंग रखे, उनको मोटिवेट करें टाइम टू टाइम, इंशाल्लाह सक्सेस मिलेगी। बहुत अच्छा मैसेज है। सलीम साहब ने भी यही कहा है कि हमें अपने बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए, उनका जो इंटरेस्ट है उसमें सपोर्ट करना चाहिए, उन्हें जो फैसिलिटी चाहिए वो उनको देना। सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर को किस तरह से पढ़ रहे हैं, क्या उनका रूटीन है, सेल्फ स्टडी के लिए मोटिवेट करें अपने बच्चों को कि वो खुद से पढ़ें, किताबों को पढ़ें, उनके पीछे के क्वेश्चन सॉल्व करें। और जब उन्हें लगे कि हाँ इसमें और सपोर्ट चाहिए तो उन्हें ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी जिस मोड की ज़रूरत है वो कोचिंग उनको प्रोवाइड करें, ट्विटर की या जो भी उनके सीनियर्स हैं वो करें। तो ये बहुत ही अच्छा मैसेज यहाँ से मिला है और बहुत अच्छा लगा यहाँ के। बड़ी कामयाबी है, बड़ी खुशी है सब जगह, सब लोग बहुत खुश हैं। 695 आउट ऑफ 720 मार्क्स हैं और ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया है उनका। तो बहुत अच्छा लगा सलीम साहब, बहुत मुबारक हो आपको। शुक्रिया।